औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदिक। फिर बच्चों, आज हम लोग 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की। और पहला सवाल है, व्हाट इंफॉर्मेशन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम। क्या मालूमात हमें मिलती हैं फ्रॉम द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम, एक एटम की आयनाइजेशन एनर्जी से। नंबर 1, आयनाइजेशन एनर्जी इज ए मेजर ऑफ द। पहली बात तो ये डेफिनेशन थी ना, तो एक तो ये आपने डेफिनेशन की है कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। समझ आई नहीं है कि एनर्जी की वो कम अज कम मिकदार जो हमें चाहिए होती है क्या करने के लिए, एक आजाद गैसीय एटम के आखिरी शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। और वो एनर्जी की जो मिकदार है वो हमें क्या क्या मालूमात फराहम करेगी। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन को यहां से पहले शेल से जंप करके दूसरे शेल में जाने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए और डेफिनेट एनर्जी चाहिए। फिर यहां से जंप करके तीसरे शेल में जाने के लिए कुछ और एनर्जी चाहिए। तो यहां से जंप करके चौथे शेल में जाने के लिए कुछ और एनर्जी चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन को एक एटम से अलग करने के लिए आपको कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है, ये बात आपको ये भी बताएगी कि उस एटम ने उस इलेक्ट्रॉन को कितना मजबूती से पकड़ के रखा हुआ है। अगर एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसका मतलब यह है कि उस एटम ने उस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा मजबूती से पकड़ के रखा। और अगर एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको बहुत कम एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ रही है, तो इसका मतलब यह है कि उस एटम ने उस इलेक्ट्रॉन को बहुत कमजोर कुव्वत के साथ पकड़ के रखा हुआ। ऐसा ही है या नहीं? बात समझ आइए। सो देयरफॉर फिर गौर से सुन लें, एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको एटम ने कितना मजबूती के साथ पकड़ के रखा हुआ है, और उससे वो इलेक्ट्रॉन निकालना कितना आसान या कितना मुश्किल काम है, ये आपको आयनाइजेशन एनर्जी बताएगी। और जिन एटमों से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल काम है, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। और जिनसे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी? कम होगी। यही बात मैंने यहां पे लिखी है। आयनाइजेशन एनर्जी इज ए मेजर। ये जो एनर्जी की क्वांटिटी है, ये असल में पैमाइश है। किसकी? ऑफ द एक्सटेंट, उस हद की पैमाइश है, टू विच, जिस तक द न्यूक्लियस अट्रैक्ट्स द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, कि किस शिद्दत के साथ, किस कुव्वत के साथ एक न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, ये उस कुव्वत की पैमाइश है। अगर एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है, तो इसका मतलब उसके न्यूक्लियस ने आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को मजबूती से पकड़ कर रखा। बात समझ आई नहीं है? आयनाइजेशन एनर्जी इज द मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू विच द न्यूक्लियस अट्रैक्ट्स द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ? ये उस कुव्वत, उस कशिश की पैमाइश है जिसके साथ एक न्यूक्लियस ने अपने आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखा हुआ होता है। लगता है एनर्जी है, लेकिन ये पैमाइश किसकी कर रही है? उस कुव्वत की कर रही है, उस कुव्वत की, फोर्स की पैमाइश कर रही है जिसके साथ एक एटम के न्यूक्लियस ने
उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को पकड़कर जकड़ कर रखा। अगर मजबूती से पकड़ कर रखा हुआ होगा तो क्या होगा, ज्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और अगर कमजोर कुव्वत से पकड़ के रखा होगा कम एनर्जी चाहिए। प्रॉब्लम किसी को। A high value of ionization energy means stronger attraction between the nucleus and the outermost shell electrons, whereas a low ionization energy indicates a weaker force of attraction between the nucleus and the outermost shell electrons. तो क्या इंफॉर्मेशन मिली हमें? ये इंफॉर्मेशन मिली कि आगे एक एटम ने इलेक्ट्रॉन्स को, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स को कितना मजबूती से पकड़कर रखा हुआ, और ये पहले मैंने आपको जनरल रूल बता दिया कि आयनाइजेशन एनर्जी पेमाइश करती है उस हद की जित तक एक एटम ने, या उस कुव्वत की पेमाइश करती है जिसके साथ एक एटम के न्यूक्लियस ने उसके आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स को पकड़कर रखा हुआ। प्रॉब्लम किसी को? तो फिर हमने उसको एनालाइज किया कि अगर आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो इसका मतलब है कि देयर इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरा क्या, लो आयनाइजेशन एनर्जी ये शो करती है कि जो अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स है वो वीक होगी। मसला किसी को क्लियर हो गया? नोट, आयनाइजेशन एनर्जी इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये बड़ी अहम खुसूसियत है, सिफ्त है ऑफ एटम्स, किनकी? दैट एक्सप्लेन्स कैटायन फॉर्मेशन। ये पॉजिटिव आयन के बनने की वजाहत करती है। एक पॉजिटिव आयन के बनने में आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, वो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी। ये टेबल है जी, शो करता है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स। मेन ग्रुप एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं? वो एलिमेंट्स जो आपके ए ग्रुप में आ रहे हैं, ऐसा ही है ना? तो वैल्यूज आर गिवन इन द यूनिट्स ऑफ किलो जूल पर मोल। एनर्जी जूल में मापी जाती है, तो किलो तो आपको पता प्रीफिक्सेस है, तो किलो जूल पर मोल, एक मोल एटमो से इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी बताई जाएगी। क्लियर हुआ? कि अगर आपके पास हाइड्रोजन के एक मोल एटम्स हो, कितने? एक मोल आपके पास हाइड्रोजन के एटम्स हो, तो उनसे एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर उनको पॉजिटिव आयन बनाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 1312 किलो जूल्स एनर्जी चाहिए। बात समझे नहीं समझे? एक मोल एटमों से एक मतलब एक मोल इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ना फिर आप लोग, तो क्या 1312 किलो जूल्स एनर्जी चाहिए। अब मुझे ये बताएं, सुन रहे हैं आप लोग? नेक्स्ट हीलियम से निकालने के लिए ज्यादा चाहिए क्योंकि उसका साइज छोटा है, उसमें 2 प्रोटॉन्स हैं, पीरियड में साइज डिक्रीज करता है ना, तो हीलियम की अपने इलेक्ट्रॉन्स पर जो कशिश की कुव्वत है वो हाइड्रोजन से ज्यादा है क्योंकि इसके न्यूक्लियस पर चार्ज भी ज्यादा है और इसका साइज भी छोटा है। क्लियर हो गया? लिथियम में अब जो नीचे जाते जाएंगे साइज बढ़ता जाएगा, जिसकी एनर्जी कम होती जाएगी। तो न्यूक्लियस का जब जो एटम का साइज है वो बढ़ता जाएगा तो न्यूक्लियस का जो कंट्रोल होगा, जो काबू होगा, जो उसकी गिरफ्त होगी, जो उसकी पकड़ होगी आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर, वो भी क्या होती जाएगी? कमजोर होती जाएगी और उसे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता जाएगा। इसका मतलब मेटालिक करैक्टर नीचे बढ़ रहा है। जितना आसानी से कोई एटम इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा वो उतना ही ज्यादा मेटालिक होगा, वो उतना ही ज्यादा मेटालिक होगा। बात समझ आई या नहीं आई? तो याद रखें लिथियम, अब इधर देखें, जो जो आप एक ग्रुप में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी क्योंकि नॉन मेटालिक करैक्टर बढ़ता जाएगा। बात समझ आई या नहीं आई? यहां तक किसी को मसला हो? अच्छा, मजा की बात आपको बताऊं, सोचिएगा इस पे। बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी 899 किलो जूल्स पर मोल है, लेकिन बोरोन की उससे कम है, हालांकि लगता बढ़ेगी। अब ऐसा क्यों है? फिर देखें, नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी 1402 किलो जूल्स पर मोल है, लेकिन ऑक्सीजन की उससे कम है। तो ऐसा क्यों है? इसका जवाब मैं आपको जाते जाते दे देता हूं। बेरिलियम का ऐसा सब शेल कंप्लीटली फिल होता नहीं होता, तो देखें जब शेल कंप्लीटली फिल हो जाए तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना फिर मुश्किल हो जाता है। बेरिलियम का एस सब शेल कंप्लीटली फिल्ड होता है,
लेकिन बोरॉन के पी सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे ना तो 1s2 2s2 2p1 आएगा। तो अब पी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, वो चाहता है कि ये भी निकल जाए, तो इसलिए इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। इससे निकालना, क्योंकि इसका सब शेल जो लास्ट सब शेल है वो भी कंप्लीटली फिल्ड है। समझ आया? नाइट्रोजन का पी सब शेल जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? उसके पी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 3। वो हाफ फिल्ड है। जब शेल हाफ फिल्ड हो जाए तो फिर भी वो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ता। कंप्लीटली फिल्ड हो जाए तो फिर भी आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ता। अब ऑक्सीजन जो है इसके जो पी शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन, और मैंने आपको बताया था कि पी सब शेल की लोब्स होती हैं। एक उसकी पी एक्स लोब होती है, एक पी वाई होती है, एक पी जेड होती है। पी एक्स में ये 3 इलेक्ट्रॉन तो किस में चले गए? नाइट्रोजन में। अब आगे वाला इलेक्ट्रॉन फिर क्या होगा? आप समझ आया? हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब करेगा, इसलिए उसको छोड़कर हाफ फिल्ड शेल ऑब्टेन करना इलेक्ट्रॉन के लिए या एटम के लिए क्या होता है? वो ज्यादा स्टेबिलिटी के करीब होता है। हाफ फिल्ड तो हुआ ना, तो इसलिए याद रखिएगा ऑक्सीजन का जो पी एक्सेस है जो वो पेयर्ड हुआ है, बाकी तो पेयर्ड नहीं है। तो ये कोशिश करेगा कि ये भी अनपेयर्ड ही रहे नाइट्रोजन की तरह। आपके एटम का जब हाफ शेल कंप्लीट हो जाएगा तो ये भी उसको हाफ स्टेबिलिटी दे देगा। समझे हो नहीं समझे? तो अब या तो कंप्लीटली फिल्ड हो या हाफ फिल्ड हो, या स्टेबिलिटी मिल रही है। लेकिन जैसे ही आगे काम शुरू होता है तो एटम थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाता है, तो उसकी कोशिश होती है कि वो हाफ फिल्ड तो रहेगा। अब बात समझ? तो स्टेबिलिटी के साथ हाफ फिल्ड शेल के रिलेशन की वजह से बोरॉन भी ट्रेंड को छोड़ रहा है, सॉरी बेरिलियम भी ट्रेंड को छोड़ रहा है, और नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन भी। बात समझ आई नहीं आई? तो ये बेटा रीजन है इसका। एनी कंफ्यूजन? तो पहले आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइन की हमने, फिर उससे रिलेटेड कुछ बातें पढ़ ली कि आयनाइजेशन एनर्जी आपको क्या बताती है। तो अब ट्रेंड पढ़ेंगे उसका। द आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। आपने देख भी लिया ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है इसका। तो बेटा जब हम टॉप से बॉटम एक ग्रुप में जाते हैं तो एटम का साइज बढ़ता है। जो जो एटम का साइज बढ़ता है न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन का फासला भी, जब फासला बढ़ जाएगा कशिश कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, एनर्जी कम हो गई। समझ आया नहीं है? तो दिस इज बिकॉज द शील्डिंग इफेक्ट इन एटम्स इंक्रीजेस एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन गो की जगह मूव भी लगा सकते हैं। सो ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट्स रिजल्ट डिक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप। ये पहला रीजन है। आप ये भी दे सकते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, एनर्जी कम देनी पड़ेगी। एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप क्या होता है? एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। वही जवाब जो मैंने पहले आपको दिया। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। जवाब मिल गया। Therefore, ionization energy also decreases from top to bottom in a group. Next question है, which atom have greater ionization energy? किस एटम की आयनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर होती है, लिथियम की या सोडियम की? तो बेटा ट्रेंड यूज करो। देखो लिथियम और सोडियम किस में है? एक ही ग्रुप में। देखो अब जो एटम नीचे होगा उसका साइज बड़ा होगा, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, और जो ऊपर होगा उसका साइज छोटा होगा, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो क्या कहना है? ग्रेटर किसकी है? लिथियम की। तो आयनाइजेशन यहाँ पे कहना है विच की जगह पे आप लिथियम लगा दे, कहते हैं लिथियम एटम हैव ग्रेटर आयनाइजेशन। आई डॉट ई मीन आयनाइजेशन और ई मीन एनर्जी। प्रॉब्लम कीजिएगा। नाउ द ट्रेंड ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियड, the ionization energy value increases from left to right in a period. Ionization energy की जो वैल्यू है वो लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड क्या होती है? इंक्रीज करती है, बढ़ती है। प्रॉब्लम किसी को क्लियर हो गया? सो रीजन क्या बेटा आप खुद बताएं।
जब हम एक पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में कशिश की कुव्वत बढ़ती है। मिसाल के तौर पर एक आपका पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा आपका नेगेटिव चार्ज है, जूं इन चार्जेस की वैल्यू बढ़ती जाएगी कशिश बढ़ेगी कम होगी? नेगेटिव चार्ज भी बढ़ जाए, पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ जाए तो कशिश बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी। अब जैसे जैसे आप एक पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता नहीं बढ़ता? और आपको पता है जूं न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, क्या शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ेंगे? शेल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। अब दोनों जगह पे चार्ज बढ़ रहा तो कशिश भी बढ़ती जाएगी, एटम का साइज छोटा होता जाएगा। जूं एटम का साइज छोटा होगा, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान में फासला कम होता जाएगा, कशिश बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल से मुश्किल तर होता जाएगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? मसला किसी सो एज वी मूव फ्रॉम ये आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इंक्रीजेस, साइज छोटा हो रहा है। क्यों? मैंने रीजन बता दिया था आपको। From left to right in a period, reason ये है, as we move from left to right in a period, nuclear charge increases. As nuclear charge increases, ये कहते हैं जो बुक पे यहाँ लिखा हुआ है कि stronger force of attraction between the nucleus and the valence electrons increases. बढ़ जाती नहीं बढ़ जाती? अब strong या is developed, increases की जगह पे ये कहते हैं is developed, ठीक है? तो the force of attraction between the nucleus and the valence electrons increases. This increases what? आयनाइजेशन एनर्जी। ये आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ा देगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। मसला कीजिए तो सो विच एटम हैज हायर आयनाइजेशन एनर्जी, लिथियम या बेरिलियम? क्लियर हो गया? बेरिलियम या लिथियम? क्यों? तो बेरिलियम लेफ्ट पे है ना, साइज छोटा है, तो जो लेफ्ट पे राइट पे जो लेफ्ट पे होगा उसका साइज बड़ा होगा, जो राइट पे होगा उसका छोटा होगा। तो जो बेरिलियम है उसका साइज छोटा, सीधे ऊपर उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी। तो आप विच की जगह पे एटम लिख दें, बेरिलियम एटम हैज हायर आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर हो गया? नहीं जी आपकी आए हमेशा सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज आती है, अब भी आएगी। चूज द एलिमेंट टू हुज एटम्स यू एक्सपेक्ट टू हैव स्मॉलर आयनाइजेशन एनर्जी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। बेटा ये ट्रेंड आपको इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि आपको पढ़ाने हैं, ये ट्रेंड अब आपने यूज करके इन आपकी जो एक्सरसाइजेज है इनको आपने सॉल्व करना है। तो बोरॉन और कार्बन चेक करें, एक पीरियड में जो है ग्रुप में है। पहले जब भी आपसे ये सवाल पूछा जाए तो आप ये चेक कर लिया करें कि जिस प्रॉपर्टी के बारे में पूछा जा रहा है उस प्रॉपर्टी का ट्रेंड क्या है। एलिमेंट्स को चेक करें वो ग्रुप में है या पीरियड में है। अगर वो ग्रुप में हो तो फिर ग्रुप का ट्रेंड यूज करके बता दें, अगर वो पीरियड में हो तो पीरियड का ट्रेंड यूज करके बता दें। तो बोरॉन जो है और कार्बन जो है ये दोनों के दोनों एक पीरियड में ऐसा ही है, और पीरियड में आपको पता है लेफ्ट से राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, और कार्बन राइट पे है, बोरॉन लेफ्ट पे है। पूछा क्या स्मॉलर, तो आपने स्मॉलर तो बोरॉन की होगी ना फिर, तो जहां पे है इससे पहले आप बी लगा दें। क्या? बोरॉन हैव स्मॉलर आयनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद नाइट्रोजन और फास्फोरस है, तो आपको पता है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस है कि ग्रुप में है, तो जो एटम ग्रुप में टॉप पे होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, और जो बॉटम पे होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो उन्होंने स्मॉलर पूछा, तो फास्फोरस हैज स्मॉलर आयनाइजेशन एनर्जी। बस ये इन्होंने कहा हुआ इंक्रीजेस कौन? आयनाइजेशन एनर्जी। रिमेंबर दैट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस across a period. The element that has a smaller ionization energy will be further, मतलब वो आगे होगा, ठीक है, in the periodic table. क्लियर हुआ? और decreases from top to bottom, तो वो एलिमेंट जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी वो बॉटम पे होगा, और जिसकी ज्यादा होगी वो टॉप पे होगा। क्लियर हुआ? So check the positions and give, नीचे लिख दिया। अब असेसमेंट एक्सरसाइज आपकी आगे बोरॉन और नाइट्रोजन है, तो बोरॉन और नाइट्रोजन एक ही पीरियड में है, तो पीरियड का ट्रेंड लगेगा। अब बोरॉन का साइज बड़ा, नाइट्रोजन का छोटा, तो पूछा गया स्मॉलर ही पूछी है, तो बोरॉन हैज हाँ विच की जगह पे आप बोरॉन लिख दें, तो बोरॉन एटम हैज द स्मॉलर आयनाइजेशन एनर्जी। बेरिलियम और मैग्नीशियम है, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम देखें दोनों एक ही ग्रुप में है, तो बेरिलियम और
मैग्नीशियम जो है बेटा याद रखें, मैग्नीशियम नीचे आ रहा है, बेरिलियम ऊपर आ रहा है। मैग्नीशियम है स्मॉलर आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट कार्बन और सिलिकॉन एक ही ग्रुप में है, तो सिलिकॉन बॉटम पे है, तो सिलिकॉन है स्मॉलर आयनाइजेशन एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बन। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में आपको प्रीवियस लेक्चर में समझा चुका हूं। इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एक एटम कर रहा है, क्या कर रहा है? एक एटम इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है, समझ आया नहीं है? तो उस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करने में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? मैंने आपको नील बोहर की थ्योरी का चौथा पोस्टुलेट इलैबोरेट और एक्सप्लेन किया था इस लेक्चर की स्लाइड के ऊपर। मैंने बताया था कि जब एक इलेक्ट्रॉन को आप एटम से बाहर निकालते हैं तो उसको पहले शेल से दूसरे शेल में ले जाने के लिए एक खास एनर्जी का फोटोन चाहिए। अगर एनर्जी उससे कम या ज्यादा हुई तो इलेक्ट्रॉन उसे एब्जॉर्ब भी एग्जैक्ट एनर्जी चाहिए। यहां से यहां गया, फिर और चाहिए तीसरे में, फिर चौथे में, फिर पांचवें में, फिर छठे में। बात समझ आई है नहीं आई? क्लियर हो गया? सो देयरफॉर अब जब ये इतना दूर चला जाएगा कि न्यूक्लियस की कशिश उसकी कशिश कमजोर पड़ जाए तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। अब हम एक ऐसा केस स्टडी करते हैं जिसमें क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर है, तो जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो जाते हुए जितनी एनर्जी लेती आते हुए उतनी रिलीज करेगा ना। तो जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से एटम के शेल में एब्जॉर्ब होता है तो बेटा वो एनर्जी जो उसके पास फालतू होती है, बाहर जाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और जब वो शेल में जंप करेगा तो उसको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? रिलीज करनी पड़ेगी, खारिज करनी पड़ेगी। और वो क्यों खारिज करेगा? क्योंकि उसे न्यूक्लियस खींचेगा, अपने शेल में लाएगा, तो जितनी उसके पास फालतू एनर्जी होगी वो खारिज करके न्यूक्लियस के जेर असर एटम के शेल में आकर क्लिंग हो जाएगा, जुड़ जाएगा और एटम पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इस दौरान जो एनर्जी खारिज होगी वो हमें इस बात की पैमाइश देगी कि ये एटम इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए कितनी ज्यादा एनर्जी स्पेंड कर रहा है। जितनी ज्यादा एनर्जी वो स्पेंड करेगा उतनी ज्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। प्रॉब्लम किसी को? तो ये वो एनर्जी है जो रिलीज होती है, आयनाइजेशन एनर्जी एब्जॉर्ब होती है एटम में, जो रिलीज होती है वो एफिनिटी है। ये इस एटम के इलेक्ट्रॉन के लिए जो मोहब्बत है, जो रगबत है, जो चाहत है, ये उस चीज की पैमाइश है। बात समझ आई या नहीं आई? प्रॉब्लम किसी को? सो नेक्स्ट जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये भी एनर्जी है लेकिन ये रिक्वायर्ड नहीं होती, ये रिलीज होती है, ये एब्जॉर्ब नहीं होती। वहां एब्जॉर्ब भी लिख सकते हो आयनाइजेशन एनर्जी में। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, वो एनर्जी जो खारिज होती है। देखा, एक इलेक्ट्रॉन जब बाहर से लास्ट शेल में जंप करेगा तो फालतू एनर्जी निकालेगा, फिर नीचे आएगा फिर एनर्जी निकालेगा, फिर नीचे आएगा फिर एनर्जी निकालेगा, फिर नीचे आएगा फिर एनर्जी निकालेगा। प्रॉब्लम किसी को? तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एनर्जी की वो मिकदार है जो रिलीज होती है, जो खारिज होती है। When an electron adds up, is absorbed, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होगा, एनर्जी रिलीज होगी। इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन निकालोगे, रिमूव करोगे, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, आयनाइजेशन एनर्जी होगी। जब इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होगा अफिनिटी में, याद रखना, तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी। दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एब्जॉर्ब्ड, इज एडेड इन द outermost shell or in the valence shell of an isolated gaseous atom to form a uni-negative gaseous ion। समझ आया नहीं यार? फिर सुन लो, ये एनर्जी की वो मिकदार है जो एक आजाद गैसीय एटम के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन के जज़ब होने से, एक इलेक्ट्रॉन के डाले जाने से खारिज होती है। बात समझ आ गई? नेक्स्ट मैंने डायरेक्ट डेफिनेशन, जिसे हम कहते हैं कि रेगुलर डेफिनेशन जो है, प्रॉपर डेफिनेशन, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, ये असल डेफिनेशन है, बस ये एनर्जी रिलीज्ड, दिस इज द डेफिनेशन। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एड्स अप, इज एब्जॉर्ब्ड इन द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम, टू फॉर्म अ यूनिक नेगेटिव गैसियस आयन
इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये आपका एटम, इसमें इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होगा, नेगेटिव आयन बनेगा, साथ एनर्जी रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन को छोड़नी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सप्लेन्स एन आयन फॉर्मेशन। प्रॉब्लम क्लियर हो गया? आगे बच्चे ये टेबल आपको नजर आ रहा है। अब ये देखें, अच्छा मजे की बात बताऊं, ये जो नेगेटिव का साइन है ना इस एनर्जी के साथ, ये शो करता है कि एनर्जी रिलीज होगी, खारिज होगी। और देखें आयनाइजेशन एनर्जी के साथ पॉजिटिव साइन है ना, समझ आया नहीं है? तो ये एनर्जी क्या होगी, देनी पड़ेगी, ये ऐड होगी और ये खारिज होगी। अब मजे की बात है, गौर से सुने। हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल है ना, तो एनर्जी 73 किलो जूल, ये भी किलो जूल पर मोल में मेजर होती है, तो 73 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है ये रिलीज करेगी पर मोल। हीलियम की जीरो है, इसका क्या मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा भी नहीं करते। नियोन की नहीं एब्जॉर्ब करता, फिल है ना, जब शैली फिल होगा तो इलेक्ट्रॉन, आपको समझ आया? लेकिन इनसे इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, डाला नहीं जा सकता, समझ आया? अब लिथियम भी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है, जिसलिए नेगेटिव है। बेरिलियम को नहीं चाहिए, मैग्नीशियम क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि इनका जो ऐसा सब शेल है ना वो फील्ड है, इसको भी नहीं चाहिए। कितने मजे की बात, यहाँ इन सब का पी फील्ड, इन सब का एस फील्ड, इस वजह से इनको नहीं चाहिए, इनको भी नहीं चाहिए। अब आप समझो, कुछ की पॉजिटिव भी होगी। देखो नाइट्रोजन हाफ फील्ड है तो जबरदस्ती डालना पड़ता, समझ आया नहीं यार? तो ये ट्रेंड देख लें। लेकिन अगर आप गौर करें तो देखें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऊपर से नीचे क्या, ऊपर 60, 53, 48, 47 कम हो रही है ना। तो इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि बेटा साइज बढ़ता है ना, तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो एटम की चाहत है वो भी क्या होती है, कम होती है, नहीं एब्जॉर्ब कर सकते ना, साइज बड़ा है, कशिश ही नहीं है। तो फिर जैसे आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही थी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इस तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, कम होती जाएगी। और जब आप लेफ्ट से राइट ग्रुप में मूव करेंगे, पीरियड में मूव करेंगे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कशिश बढ़ती जाएगी, तो जो एटम एनर्जी स्पेंड करेगा इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए, वो भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बात समझे नहीं समझे? अब आप गौर करें, फ्लोरीन, क्लोरीन की इससे ज्यादा, चेक करें। अब इसकी क्या वजह है, ये जो फ्लोरीन है ना, इसका साइज बहुत छोटा होता है। जब इसका साइज छोटा तो इसका आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो करीब करीब होते हैं, क्या होते हैं, तो जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है वो उसको फिर रिपेल करते हैं। साइज छोटा होने की वजह से आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन करीब होते हैं, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को फिर ज्यादा जगह नहीं देते वो। तो इस वजह से इसका साइज छोटा होने की वजह से क्या होता है, इसकी एफिनिटी कम हो जाती है। क्लोरीन की क्यों ज्यादा, उसका साइज बड़ा, ऊपर से नीचे साइज बढ़ गया ना, तो आखिरी शेल में जगह होती है, तो इलेक्ट्रॉन जितना रिपेल नहीं कर पाते, सो देयरफॉर इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होना थोड़ा आसान होता है, इसलिए क्लोरीन की ज्यादा है। समझ आया नहीं यार? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, हर चीज की ज्यादती क्या होती है, नुकसानदेह होती है। हर चीज की ज्यादती क्या होती है, नुकसानदेह होती है। बात समझ आई या नहीं आई? सो देयरफॉर एनी कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है सबको? शाबाश। सो आ जाओ, ट्रेंड क्या है इसका। The electron affinity generally increases from left to right across a period. पीरियड में लेफ्ट से राइट बढ़ती है, इतना याद रखना। ये भी बढ़ती है, आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती है। क्यों? साइज छोटा हो जाता है, वही रीजन देगा यहाँ पे। As we move from left to right across a period, the electron affinity generally increases. This is due to the increase in nuclear charge and the decrease in atomic radius, which binds the extra electron more tightly to the nucleus. जो साइज का छोटा होना ना, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा ना और साइज छोटा हो जाएगा, तो इससे जो बाहर का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपके एटम के अंदर एब्जॉर्ब होगा, ये न्यूक्लियस की जो कशिश है वो उसको ज्यादा मजबूती से बांधेगी। किसके साथ? आखिरी शेल के साथ। समझ आया? तो विच बाइंड से जोड़ेगी। ये दो चीजें, न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ जाना और साइज का छोटा हो जाना, बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को मजबूती से आखिरी शेल में बांध देता है। जब ज्यादा फोर्स लगेगी तो फिर एनर्जी भी तो ज्यादा खारिज होगी ना, तो which binds the extra electron more tightly to the nucleus. क्लियर हुआ? तो दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। यहाँ फुल स्टॉप लगा दो, यहाँ तक भी बात पूरी हो सकती है।
आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगी एटॉमिक रेडियस के इंक्रीज की वजह से। समझ आया भाई, एक ही रीजन है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज इन साइज। ये किस वजह से? साइज में इजाफे की वजह से, या आप शील्डिंग इफेक्ट भी कह सकते हैं। इंक्रीज इन शील्डिंग, मैंने ये ब्रैकेट में डाला, इनमें से एक डाल दो। ड्यू टू द इंक्रीज इन साइज या शील्डिंग इफेक्ट, extra electron या added electron binds less tightly to the nucleus. As a result, less energy is released on addition of electron. समझ आ नहीं है? तो there are several exceptions to the general trend of electron affinity values. कुछ देखे ना ट्रेंड से आपको इख्तलाफ भी नजर आ रहा है पीरियोडिक टेबल में कि आप देखें लिथियम से बेरिलियम पे जाते हैं तो जीरो हो जाती है और फिर नेगेटिव हो जाती है। तो मैंने आपको पहले बता दिया क्योंकि इसका एस सबशेल कंप्लीटली फील्ड है तो ये मजीद इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं करते। और इसी तरह आपके नोबल गैसेस में उनका पी फील्ड, तमाम नोबल हीलियम को छोड़ के बाकी सबका कौन सा फील्ड है? पी सबशेल फील्ड, पी सबशेल फील्ड। क्लियर हुआ? सो एक्सेप्शंस है और इसका जवाब मैंने वैसे आपको दे दिया, लेकिन ये आपको ग्रेड फर्स्ट में मिलेगा। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? अब आपको ये तो पता है कि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करके नेगेटिव आयन बनाती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम हम नॉन मेटल्स की ही देखते हैं, मेटल्स की भी देखते हैं, क्यों नहीं देखते? तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है? आपके पास एक एटम है हाइड्रोजन का, नॉन मेटल है ना, नॉन मेटल है ना, तो इसको क्या चाहिए? एक प्रोटॉन है ना इसमें और शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक। अब गौर से सुनना, ऑक्सीजन कितने प्रोटॉन है? 8। कितने न्यूट्रॉन है? 8। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? ये से शेयरिंग करते, सुन रहे हो? मैं क्रॉस ना लगा दूं इसके, मसला किसी को बेटा जब ये इलेक्ट्रॉन छोड़ते नहीं है तो शेयरिंग करते हैं। हाइड्रोजन का एक प्रोटॉन और उसके न्यूक्लियस में एक इलेक्ट्रॉन, ये ओवरलैप करते हैं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, पहले चल के 2 इलेक्ट्रॉन तो यूज ही नहीं होंगे, ये एक इसने शेयर कर लिया, ठीक है, 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये, यहां पे एक, तो यहां पे भी एक और हाइड्रोजन आ जाता है, वाटर बन जाएगा, यहां उसका डॉट आ जाता। अब जरा गौर करें, इस कमेटी के डालने से क्या हुआ कि हाइड्रोजन के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और ऑक्सीजन के भी 8 पूरे हो गए ना, और हाइड्रोजन के फिर 2 हो गए। बात समझ आई? लेकिन गौर करना, ये जो ऑक्सीजन है इसके कितने प्रोटॉन इन 2 को खींचेंगे? 8 प्रोटॉन इन 2 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे, और इसका अब बताओ एक इलेक्ट्रॉन की कशिश की कुव्वत ज्यादा होगी या 8 की? तो बेटा पता क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इससे थोड़ा सा दूर हो जाता है और ऑक्सीजन के करीब हो जाता है। सुन रहे हो? थोड़ा सा इससे दूर हो जाता है हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन के, और इस पे तो पहले ही अपने इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, जिसके नतीजे में इसको इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फायदा कम पहुंचता है, और इसको और इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की सलाहियत पर किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की या हाइड्रोजन की? मैं एक मिसाल देता हूं, एक इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन। अब मुझे ये बताया अगर दोनों इसको खींचें तो कौन सा एटम इस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा? क्योंकि उसके अंदर 8 प्रोटॉन है और इसके अंदर 1 प्रोटॉन है।
तो इसकी ये पता क्या, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आपको रिलेटिव टेंडेंसी बताती है। किस चीज की? रिलेटिव टेंडेंसी का मतलब एक दूसरे के लिहाज से आपको कशिश की कुव्वत बताती है कि किस में इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी ज्यादा है और किस में कम है। अब जिस एटम में इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर नेगेटिव आयन बनाने की सलाहियत ज्यादा होगी, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, और जिसमें कम होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, कम होगी। बात समझो नहीं समझो? तो बच्चे ये एबिलिटी है, ये क्या है? अब ये तो मैंने 8 प्रोटॉन ऑक्सीजन के शो किए, हाइड्रोजन का है, तो झगड़ा होता है इनमें, तो जीत यही जाएगा, 8 प्रोटॉन है भाई उसके। तो द एबिलिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, एक एटम की एबिलिटी, एक एटम की एबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट, एबिलिटी सलाहियत ऑफ एन एटम, एक एटम की, ऑफ एन एलिमेंट एक आंसर के, टू अट्रैक्ट खींचने, किसको? शेयर्ड पेयर को, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ, एंड फॉर्म द नेगेटिव आयंस, और फिर नेगेटिव आयन बनाने की सलाहियत। खींच के नेगेटिव आयन ही बनाएगा ना, अपने को नेगेटिव करेगा। समझ आया? दैट एबिलिटी इज कॉल्ड। अब किसकी ज्यादा? ऑक्सीजन की ज्यादा। और पता सबसे ज्यादा पॉलिंग ने एक स्केल बनाया, उस स्केल के मुताबिक सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन को खींचता ना वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन क्योंकि उसका साइज छोटा और न्यूक्लियस पे चार्ज क्या है ज्यादा, लेकिन एफिनिटी कम है। क्यों? क्योंकि उसके जो अपने शेल के इलेक्ट्रॉन्स है ना, खींचता ज्यादा ही है, वो खींचता ज्यादा फोर्स है, लेकिन अपने इलेक्ट्रॉन्स उसको रिपेल कर देते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी में थोड़ी कमी आ जाती है, एनर्जी रिलीज का, लेकिन लगाता वो बहुत ज्यादा है। समझ आया नहीं है? सो देयरफॉर उसने क्या कहा? उसने कहा फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है उसको मैं 4 कह देता हूँ। कितना? 4 यूनिट्स। और बाकियों की फिर उसने क्या कहा, उससे कंपेयर करके निकाली, और उसी का भी आपको आगे टेबल भी देंगे। ठीक है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, अच्छा एफिनिटी और नेगेटिविटी का ख्याल करना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एबिलिटी है टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सुन रहे हो? टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड पेयर को छोड़ो, इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। समझ आया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एबिलिटी। अब द एबिलिटी से शुरू कर रहे हैं। एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इन ए केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड बनाते वक्त एक एटम की एबिलिटी, सलाहियत इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्या कहलाती है? उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। नेगेटिविटी से याद रखना इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत है। एफिनिटी से क्या? मोहब्बत, रगबत, तो वो एनर्जी है। बच्चे मिक्स करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। एफिनिटी एनर्जी है और नेगेटिविटी नेगेटिव बनना, तो इलेक्ट्रॉन के लिए कशिश है, तो इसको मिक्स ना करना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से। याद कर लेना, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके नेगेटिव हो जाना, नेगेटिव बनने की, तो नेगेटिव आयन बनाने की सलाहियत जो है वो क्या है? वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। और इलेक्ट्रॉन जब एब्जॉर्ब हो, जो एनर्जी रिलीज होती है, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होने से जो एनर्जी रिलीज होती है, नेगेटिव आयन बनाने से जो एनर्जी रिलीज होती है, उसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। क्लियर हो गया? तो ये मैंने अब आपको समझा दिया, डेफिनेशन आ गई। ये फिगर नंबर 3.6 शोज ए स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ एलिमेंट्स डिवाइस्ड, जिसको तख्लीक किया था, तैयार किया था, बनाया था किसने? बाय लिनस पॉलिंग। किसने? लिनस पॉलिंग ने। द अमेरिकन केमिस्ट लिनस पॉलिंग, या अमेरिकन केमिस्ट था, उसने डिवाइस किया था एक मेथड, एक तरीका है कार फॉर कैलकुलेटिंग द रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, एक दूसरे के मुकाबले में। ठीक है? अब एलिमेंट बेस्ड ऑन द फ्लोरीन, ये किसकी बुनियाद पे? अब आप चेक कर लें, फ्लोरीन को उसने क्या कहा था कि फ्लोरीन हैव एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ 4। कितनी है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को उन्होंने 4 की वैल्यू दे दी। किसकी? बाकी सारी उससे कंपेयर करके निकाली। सुन रहे हो? ऑक्सीजन की 3.5, नाइट्रोजन की 3, क्लोरीन की 3, ये बाकी सारी इससे मवाजना करके निकाली गई। ठीक है ना? समझ आया या नहीं आया? और मजे की बात है कि रेडॉन की है ही नहीं, हीलियम की भी है ही नहीं, उन्हें चाहिए नहीं इलेक्ट्रॉन। सुन रहे हो? आगे चलते हैं।
मसला अब इसका ट्रेंड आएगा, हमेशा से एक ही चीज है, वैल्यूज पड़ी है और अब ट्रेंड। अब आप खुद बताएं मुझे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है कम हो रही है? साइज बढ़ेगा तो कशिश की कुव्वत कम हो जाएगी और इधर बढ़ेगी, चेक कर लो, वही ट्रेंड। आयनाइजेशन एनर्जी भी ऊपर से नीचे कम होती है, लेफ्ट से राइट बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी बढ़ती है लेफ्ट से राइट पीरियड में, और टॉप से बॉटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो रही है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम कम हो रही है और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रही है। रीजन बात एक ही रीजन है, साइज छोटा हो जाता है जी, बस इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाती है जी। The electronegativity generally increases from left to right across a period. Reason क्या? As we move from left to right across a period, electronegativity generally increases. This is due to the reason that this is due to the increase in nuclear charge and decrease in atomic radius, which binds the extra electrons more tightly to the nucleus. Clear हो गया? The electronegativity decreases from top to bottom in a ग्रुप, ये डिक्रीज करती है। वजह क्या है? शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है जी, साइज बढ़ जाता है जी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज इन साइज एंड शील्डिंग इफेक्ट, और इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट। ड्यू टू द इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट, एडेड इलेक्ट्रॉन बाइंड्स लेस टाइटली। बस फुल स्टॉप, शील्डिंग इफेक्ट तक भी फुल स्टॉप दे सकते हैं। ड्यू टू द इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट, एडेड इलेक्ट्रॉन बाइंड्स लेस टाइटली टू द न्यूक्लियस, एज ए रिजल्ट लेस एनर्जी इज रिलीज्ड ऑन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नतीजतन क्या होता है? कम एनर्जी रिलीज होती है, क्या होने में? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड अप होने में। क्लियर हो गया? ठीक है, देखिए बेटा, आपकी एक सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो आप देख लीजिए आपकी बुक पे, और उसका जवाब मैं दे चुका हूँ। ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसके बारे में जो ट्रेंड है इसका, ये आपकी बुक पे मेंशन नहीं है, ये आपकी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज में। ये असेसमेंट एक्सरसाइज, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आ गया ना, तो अफिनिटी का ट्रेंड आपको मिल जाएगा ये। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, ये अफिनिटी है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुरू हुई, सिर्फ बता दी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, ठीक है। और इसका ट्रेंड क्या है ये, अब ये कहते हैं डिटरमाइनिंग द जनरल ट्रेंड। अब आपने क्या करना है, ट्रेंड बताना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का, तो वो मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपकी एक्टिविटी थी, ठीक है। तो जो आपने कर लीजिए ये लास्ट स्लाइड पे, ये हमने कर लिया है जो उन्होंने कहा था, ये 2 स्लाइडें जो ट्रेंड आपने बताया ना, ये आपकी बुक की एक्टिविटी थी। और इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर जो है वो हम क्लोज करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान।